तो फिर आगे बताते हैं गांधी जी, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलाएंगे। मतलब वो चाहते हैं कि मैं बच्चों को संगीत की तरह लाइन बाय लाइन शारीरिक शिक्षा भी देना चाहता हूं ताकि वे शरीर से कमजोर ना हो। आगे कहते हैं, इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग का अर्थ होता है गांव का उद्योग। कताई और धुनाई, देखिए जब क्या होता था ना अंग्रेजों के टाइम में, हमारे यहाँ लोग, जब गांधी जी ने कहा कि हमें अंग्रेजों का कपड़ा नहीं खरीदना है, अपने से बनाना है और अपना कपड़ा पहनना है, तो लोग घर घर कताई धुनाई करने लगे, चरखा चलाने लगे। ठीक है, और उसी से कपड़े क्या करते थे, तैयार करते थे। जैसे यहाँ पे नीचे एक बूढ़ी महिला है जो कताई और धुनाई के काम करके कपड़ा बना रही है। द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम ग्राम उद्योग करें, गांव में अगर उद्योग बैठाते हैं, तो इससे क्या होता है कि शहर और गांव के बीच में जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे। क्योंकि गांव में उद्योग होगा तो गांव वाले उद्योग वाले जब भी उनका सामान खत्म होगा तो उसके लिए कहाँ जाते हैं, शहर में जाएंगे। तो इस तरह उनका शहर से संबंध हमेशा क्या रहेगा, बना रहे। कोई भी दुकान करता है तो वो अपना सामान गांव में थोड़े ना खरीदता है, किसी बाजार में या किसी शहर में जाकर क्या करता है, खरीद कर लाता है, जहाँ पे उसको सस्ता मिलता है और फिर गांव में लाकर थोड़े से मुनाफे पर से क्या करता है, बेचता है। मौजूदा आरक्षित व्यवस्था और वर्णों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। यहाँ पे कह रहे हैं आरक्षित व्यवस्था और वर्ण मतलब होता है जाति, वर्ण मतलब क्या होता है, जाति। वैसे वर्ण मतलब कहीं कहीं रंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ण का अर्थ क्या होगा, जाति होगा। तो कह रहे हैं जातियों में जो ये विषाक्त संबंध है, यानी एक जाति दूसरे जाति से जहर भय, मतलब एक जाति के मन में दूसरे जाति के प्रति जो विष भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, इसको भी दूर करने में ये सहायक होगा। कब, जब गांव में उद्योग फैलेंगे तब। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा। देहात समझते हैं ना, गांव जवार को ही क्या कहा जाता है, देहात कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो देहात में जो ह्रास हो रहा है, ह्रास मतलब होता है कमी होना, बर्बाद होना, जो गांव की स्थिति जो बर्बाद हो रही है, कमी हो रही है, एक दिन ये रुक जाएगा। और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें अमीर गरीब का अप्राकृतिक भेद न हो। देखिए यहाँ पे गांधी जी कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि गरीब और अमीर का कोई भी अप्राकृतिक भेदभाव नहीं रहेगा। अप्राकृतिक भेदभाव का समझते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जाति थोड़े न बनी हुई है, भगवान ने इसे थोड़े न बनाया है कि कोई ब्राह्मण है, कोई साव जी है, कोई फलानवा जाति से है, ऐसा कोई भगवान थोड़े ना के बना दिए हैं। भगवान ने दो जाति बनाए, स्त्री और पुरुष, इसके अलावा उसने कुछ नहीं बनाया। लेकिन हम लोगों ने अपने वर्ण बनाए, अपने जाति बनाए, उसी के आधार पे हम लोग जी रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो अप्राकृतिक भेदभाव है, जो भगवान के द्वारा भेदभाव नहीं है, मनुष्य के द्वारा जो भेदभाव है, वो सारा भेदभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और हर व्यक्ति, बताए ना गांधी जी की पढ़ाई के टाइम से अगर आप काम सीखेंगे तो हर व्यक्ति अपने जीवन के गुजर के लिए, गुजर समझते हैं ना, मतलब अपना जीवन चलाने के लिए कमाई कर लेगा और उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध, देखिए यहाँ पे शब्द है भयंकर और रक्त, रक्त मतलब क्या होता है, खून, और रंजित मतलब होता है नहाया हुआ, यानी खून से नहाया हुआ जो वर्ग युद्ध है। वर्ग युद्ध का अर्थ हुआ कि जो जाति का युद्ध है, जो धर्म का युद्ध है, वो समाप्त हो जाएगा। अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय, व्यय मतलब खर्च के बिना भी हो जाएगा। मतलब हमें इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना है, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाएंगे। ऑलरेडी कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, जब झगड़ा नहीं करेगा तो किसी का खून बहेगा जी, नहीं बहेगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बताते हैं कि अगर हम लोग खुद से अपना सामान बनाएंगे तो हमें विदेशी सामानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। गांधी जी कहते हैं कि जब लोग अपने से अपना सामान बनाना शुरू कर देंगे तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, वो किसी बड़े व्यक्ति के आगे झुकेंगे नहीं, और वो खुद आज़ादी की जिंदगी खुद मालिक बनकर जिएंगे। कब? जब हर व्यक्ति अपना काम करेगा तब। आगे पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा, स्वराज्य मतलब अपना देश मिल जाएगा, देश आजाद हो जाएगा, तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? चरित्र निर्माण। तो सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में क्या चाहिए? चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करने का अर्थ कैरेक्टर। लोग कहते कैरेक्टर ढीला बा, कैरेक्टर ढीला होने का अर्थ तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन में कैरेक्टर बनाना चाहिए। अब कैरेक्टर कई तरह से बनते हैं। कैरेक्टर, अगर आप क्लास में सबसे अच्छे पढ़ते हैं वो भी एक कैरेक्टर होता है, वो भी आपका एक चरित्र है। आपके बारे में लोग अच्छा सोचेंगे। हर बच्चा, हर टीचर ये कहेगा ए फलाना लड़का बड़ा क्लास में अच्छा पढ़ता है, जो भी सवाल दो बना के लाता है, फलाना लड़की बड़ा अच्छा पढ़ती है। ऐसी बातें होती हैं। हर बच्चे भी बात करते हैं, अरे हमारा क्लास के सबसे तेज रहे, कहियो कितनो बरिस के बाद जब बात हुई नु लड़के के आउ ये बैठे रह तो जरूर कह देव कि तेज तो रहे क्लास में, बाप रे गजब, लेकिन मैंने कबो को नंबर जदे याद पूछे जाता हार में तो हमारे तो लिस्टे में ना रहे, वो बात अलग। लेकिन बात आप भी करेंगे, भले आप नहीं पढ़े थे फिर भी आप उसके सम्मान करेंगे उसका। हम लोग भी आज भी बात होता है तो कोई लड़का अगर हम लोग क्लास में तेज था तो आज भी आदमी कह देता अरे बड़ी तेज थे, उसमें कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि सम्मान चरित्र बन गया उसका। चरित्र और सब काम में भी बनता है, जैसे कि आप किसी को गाली नहीं देते हैं, हर किसी से अच्छा व्यवहार रखते हैं, ये भी आपका कैरेक्टर है। कोई भी कहेगा कि फलाना लड़का बहुत अच्छा है, वो किसी के साथ गलत बात नहीं करता है, ये भी कैरेक्टर है। कैरेक्टर ये भी है कि रास्ता में चलत फिरत किसी को छेड़ते नहीं है, उल्टा सीधा कमेंट नहीं करते हैं, ये तो और ही खराब कैरेक्टर है। अगर इसमें आप बढ़िया हैं, बाकी सब ठीक है, यही तो कैरेक्टर है। यही ना कि छुतियरवन कहीं रास्ता पर बैठे रहते करते कोना के पीछे 4 डंटा, अरे बाप रे बाप बड़ा गौरमाता रे, अब फिर वही है। तो लोग आपको किस नजर में देखेंगे? हो जाता हो देख लो फलाना का लेके, अरे बड़का लफुआ हो, मने करा खानी। अब कौन कौन शब्द के प्रयोग हो जाई, लड़का पूरा एरिया भर में नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यह है चरित्र निर्माण। तो गांधी जी कहते हैं व्यक्ति को पहले चरित्र का निर्माण करना चाहिए, कैरेक्टर बनाना चाहिए। कैरेक्टर बहुत जरूरी होता है बनाना। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कैरेक्टर का ज्ञान मतलब चरित्र का निर्माण होना पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है। किताबी ज्ञान क्या है? पढ़ लिख कर कोई काम मिल जाएगा, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे? पढ़ाई लिखाई करके इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? कोई काम, नौकरी के लिए लोग पढ़ते हैं कि चलो कमाएंगे दमाएंगे, लेकिन जीवन जीने के लिए केवल क्या पैसे की जरूरत है? जीवन जीने के लिए हमें सदाचार, साहस, बल, आचरण सबकी जरूरत है। ये नहीं कि आप नौकरी करते हैं कहीं भी फालतूई कर देते हैं, कहीं जाते हैं 4 लाख खा के चले जाते हैं। पैसा तो मिल रहा है लेकिन साथ ही साथ लाते को व्यवस्था हो रहा है जगह जगह, तो वो भी नहीं करना है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपने आप काम संभाल लेगा। गांधी जी कहते हैं अगर सब लोग अपना चरित्र संभाल लें तो समाज में कोई गलत काम होगा जी? जो आज हम लोग आए दिन खबर सुनते हैं कि फलाना जगह मर्डर हो गया, फलाना जगह ये गलत काम हो गया, वो काम हो गया, क्या कभी होगा? अगर हर व्यक्ति अपने आप को चरित्र सही कर ले तो कभी होगा जी? नहीं हो सकता है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। कहते हैं जब हमारा देश आजाद होगा तो मैं उस व्यक्ति के हाथ में देश संभाल देना चाहता हूं जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो इस देश को संभालने के लायक हो। यानी गांधी जी के मन में पहले से ही था कि देश आजाद होगा और मैं अपना अधिकार नहीं जमाऊंगा, मैं किसी और को वो दे दूंगा जो भी इसके लायक होगा। अगला पैराग्राफ है, मैं चाहता हूं कि उस भाषा, यानी भाषा कौन सी बात हो रही है? अंग्रेजी की।
में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। गांधी जी कहते हैं कि आज अंग्रेजी सीखने का एक जोश पैदा हो गया है लोगों में। हर व्यक्ति को देखिए तो इंग्लिश मीडियम के लिए पागल है कि मुझे इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद अंग्रेजी पढ़ा हूं, मुझे पता है कुछ नहीं इससे होता है। आपको जानना है ना, कोई अंग्रेजी का किताब मिला उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है उतना झेलने की। आप अपने देसी भाषा को मत छोड़िए, क्योंकि जीना इन्हीं लोगों के बीच में है। आप कितना भी अंग्रेजी जान लीजिए, क्या इंग्लैंड में जाके बस जाएंगे? मानते हैं आप दिन रात अंग्रेजी बोलते हैं, क्या इंग्लैंड में चले जाएंगे आप लोग? रहेंगे तो इसी गांव और इसी शहर में जहां पे लोग भोजपुरी और हिंदी बोलेंगे। तो इसको आप कभी मत छोड़िए। बहुत लोग हैं ना, अपने आप को भोजपुरी बोलने में बेइज्जती महसूस करते हैं। आजकल के लोग, बहुत ऐसे लोग को मैंने देखा है, खास करके आजकल की नई नई लड़कियों में ये सब गुण हो रहा है। नया नया कन्या जो आ रही है शादी ब्याह करके, वो हिंदी बोलती है कम से कम, इंग्लिश तो पता है नहीं, तो हिंदी भोजपुरी ना, कभी भोजपुरी बोले ही नहीं है। हिंदी कैसे बोले? 5 बजे खाए थे, गए थे ना, खूब नहाए थे। ये कौन हिंदी है रे? है हिंदी ठीक से बोल लो यार, हिंदी भी रो रहा। अरे ऐसा नहीं है हम, इससे बढ़िया तू भोजपुरी बोल लो यार। ठीक है, हिंदी आप जानो, कोई बुरी चीज नहीं है, अंग्रेजी जानो। गांधी जी इसका विरोध नहीं करते हैं, कहते हैं सीखो, बुरा चीज नहीं है, लेकिन प्रयोग अपने भाषा का करो, नहीं तो हंसी के पात्र बन जाओगे। क्योंकि मेरे भी अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इंग्लैंड से आए हुए हैं, वो कभी भोजपुरी जानते ही नहीं है। आप जब भी नैहर में थी तो बकरी चराती थी, गाय भैंस पालती थी, यहाँ पे आके हिंदी छाटना शुरू कर देती है। हर किसी से, रे भाई ठीक है हिंदी बोलो, जो हिंदी बोलता है उससे हिंदी बोलो। कहा जाता है जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में बोलना चाहिए। अब मान लो सास है यार, भोजपुरी बोलती है, तुम उससे हिंदी झाड़ना अपने आप को शो करने के लिए, तो वो मजाक के पात्र न बन जाओगे आप लोग। तो गांधी जी कहते हैं भाषा को मत छोड़िए। कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपने राष्ट्र की देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करें। किस भाषा के द्वारा? देसी भाषा। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर एक बंगाली लेखक हैं, तब इसके लिए अब थोड़े ना हम बांग्ला भाषा सीख जाएंगे, चलो बांग्ला भाषा सीख लेते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर का पुस्तक पढ़ेंगे। अब इसी तरह मान लीजिए कोई गुजराती किताब लिखा हुआ, तब गुजराती भाषा सीखेंगे? नहीं, सभी को हिंदी में ट्रांसलेट करो और उसे पढ़ लो, कहानी खत्म। क्योंकि हर विषय का, हर किताब का सब भाषा में किताब छपता है। किताब का छपता आप लोग देखिएगा, फिल्म भी बनता है तो सब भाषा में बनता है। देखिए कोई सीरियल हिंदी में रहता है, भोजपुरी में भी आता है वो, उसी सीरियल को, जैसे मैंने देखा है कई सीरियल चलते हैं, कुमकुम भाग्य बड़ा फेमस है, वो भोजपुरी में भी आता है और हिंदी में भी आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कन्नड़, तमिल सब भाषा में चलता है। साउथ का आप लोग फिल्म देखते हैं तब का वो हिंदी में शूटिंग होता है, वो डब किया रहता है, वो रहता है उन लोग को अपने भाषा में, तमिल उमिल में, लेकिन किस भाषा में हम लोग देखते हैं? हिंदी। आप लोग कोई भी हिंदी में देखना साउथ का फिल्म, सब में हीरो का साउंड एक ही जैसा होता है, गुंडा का साउंड एक ही जैसा होता है, हीरोइन का साउंड एक ही जैसा होता है, वो फिक्स है। कोई हीरोइनों की साउंड वही रहेगा, कोई हीरो होगा वही टोन आएगा, क्योंकि जमता है वो, और कोई गुंडा होगा उसी टाइप से, समझ में आया गुंडा का आवाज है, फिक्स कर दिया गया, जबकि वैसा सबका थोड़े ना होगा। तो ज्यादा सीखने का आपका, साउथ का फिल्म देखने के लिए आप तमिल बैठ के सीखिएगा कि तमिल में कौन क्या क्या कहता है, उसको डब करके देख लीजिए। वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती हैं। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टोल्स्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं। आप कहते हैं कि मान लीजिए कोई गुजराती लड़का या लड़की है, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले हैं गांधी जी? गुजरात के। अब उनको पढ़ना है, और उनको पढ़ना है ये क्या बोलते हैं, रूसी भाषा सीखने की। जैसे कि टॉल्स्टॉय ने जितने भी कहानियां लिखी हैं तो किस भाषा में लिखी हैं? रूसी भाषा में। तो अब रूसी भाषा में आपको सीखने की जरूरत उसको नहीं है, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। कहते हैं अंग्रेज अपने आप पर गर्व करते हैं कि दुनिया में कोई भी किताब किसी भी भाषा में छपे, उसका इंग्लिश में किताब 1 सप्ताह के अंदर उन लोगों के पास आ जाता है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं?
हम लोग अंग्रेजी को हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं? क्या उसमें शर्म की बात है? जानकारी न जानना है? कुछ भी हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, आप बातें न जानना है आपको उसमें क्या लिखा हुआ है, आप किसी भी भाषा में देख सकते हैं। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ लिखा है या उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों हो? यानी शेक्सपियर और मिल्टन जो इंग्लैंड के हैं और अंग्रेजी में ये सारी कहानी कविता लिखते हैं। नीचे यहाँ पे इनका पिक्चर भी दिया हुआ है, ये शेक्सपियर और ये मिल्टन है। तो इनका किताब पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत, हम उसे हिंदी में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, यह अच्छी मितव्यता मतलब होता है कम खर्च करना होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। ये कहते हैं कि सबसे कम खर्चीला क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसे छात्र हों जो अंग्रेजी जानते हों, वे क्या करें कि अंग्रेजी पढ़ के और उसमें जितना भी बात है सबको हिंदी में लिख दें। किस में लिख दें? अब बाकी सब लोग उसको हिंदी में पढ़ लें। बहुत ही कम खर्च लगेगा इसमें। मान लीजिए 2 आदमी अंग्रेजी जानते हैं, अब कोई भी किताब आया तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, हिंदी में लिख दिया और उसके बाद वो किताब छप गया, सारे लोगों को हिंदी में मिल गया। वो बातें तो जानकारी हो गई कि शेक्सपियर ने क्या लिखा, मिल्टन ने क्या लिखा। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती है कि हम कूप मंडूक बन जाएं। कूप मंडूक मतलब होता है एक जगह पर स्थिर होकर मूर्ति बन जाना। कह रहे हैं कि मूर्ति भी मत बन जाइए या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगज नहीं। कहते हैं गांधी जी कि मैं ये चाहता हूं कि आप दूसरे देश की संस्कृति को बड़ाई करें, दूसरे देश की जगह की अगर बड़ाई करें तो उससे पहले आप अपनी संस्कृति की बड़ाई करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर की बड़ाई नहीं कर सकता है वो दूसरे की भी बड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो शिकायत करना सीखा है शुरू से, तो वो बड़ाई कहाँ से कर सकता है। बहुत लोगों में आप लोग देखिएगा, वो जहाँ भी बैठेंगे दूसरों का शिकायत ही करते हैं, ए फलाना घर तो हैंग होता है, अगर घर के हैंग हो सर, एनी टाइम इसी टाइप का बात करेंगे, तो समझ जाओ कि ये व्यक्ति अपने घर का भी बड़ाई कभी नहीं कर सकता है। तो वही गांधी जी कहते हैं पहले अपने देश की सभ्यता और संस्कृति की बड़ाई कीजिए, तब दूसरे देश की संस्कृति की बड़ाई करेंगे तो ये खराब नहीं होगा। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। कहते हैं कि जितना अच्छा अपनी संस्कृति है, इतना अच्छी संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उस अध्ययन को तुच्छ मानना, तुच्छ मतलब होता है छोटा मानना, और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो यह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में तो सुंदर है परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। कहते हैं कि आपको पता है कि अपनी संस्कृति अच्छी है, बहुत बढ़िया है, अब फिर भी आप उस पर अमल नहीं करते हैं, आप उसके अनुसार नहीं जीते हैं, तो समझ लीजिए कि वह सब बेकार है। जिस प्रकार मसाले में रखी जो लाश होती है, यहाँ पे मीट मछली को क्या कहते हैं, लाश का, लाशे ना है जी, मुर्गा का लाश है। अच्छा कह दो क्या मुर्गा का लाश चाहिए, कोई खाएगा, घिना जाएगा। खोसी के लाश चाहिए, मछली के लाश चाहिए, लोग घिना जाएगा। तो वही कह रहे हैं मसाले में रखी लाश जैसी है, दिखने में बड़ा मजा आता है, अरे खूब बड़े मसाला में आज मुर्गा फेटाइल बताइए तराई 4 गो निकलाई, लेकिन क्या उससे पवित्रता आती है? क्या उसको किसी देवता पे चढ़ाया जा सकता है? पवित्रता, वो पवित्र माना जाता है जी। उसका बर्तन भी लोग अलग रखते हैं, सबको पता है कि गंदा चीज है, लेकिन फिर भी बड़ी चाव से सारे लोग खाते हैं। आगे है, गांधी जी कहते हैं मेरा धर्म जहां यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदय अंकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा, वहां वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। यानी गांधी जी कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति की बड़ाई तो करनी ही चाहिए, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे की संस्कृति को शिकायत न करें, क्योंकि हर संस्कृति अपने में क्या है, सही है। हर देश के लिए अपनी संस्कृति अच्छी होती है। तो ये नहीं कि आप अपनी बड़ाई करें और दूसरे का क्या करें,
शिकायत करें। ठीक है, आप अपनी संस्कृति में खुश हैं, वे लोग अपनी संस्कृति में खुश हैं, दोनों सही है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। बहिष्कार मतलब होता है उसका विरोध करती है, उसका बेइज्जती करती है। अगर आप किसी दूसरे की संस्कृति का बेइज्जती करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो याद रखिएगा आपकी भी संस्कृति ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। इससे हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें दूसरे का शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे का शिकायत करते हैं तो समझ लीजिए आपका भी शिकायत करने वाला कितने लोग जन्म ले चुके होंगे। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के रहने वाले थे या जबरन यहाँ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि ऐसा इतिहास मानता है ना कि आर्य जो लोग थे ना, जिनके नाम पे इस देश का नाम आर्यव्रत था, यहाँ के लोग नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के लोग थे, यहाँ पे आके बस गए थे। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूँ आर्य कहीं से भी आए लेकिन बहुत अच्छे थे वो। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह है कि मेरे पूर्वज समझते हैं नु, मेरे पहले के लोग, हाँ बुढ़ाऊ, एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए। भले ही वो बाहर से आए थे, हम लोग यहाँ के रहने वाले थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए और एक हो गए मिल करके। और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की उपज है। और हम जितना लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हीं लोगों की मिलावट है। यानी यहाँ के लोग और वो आर्य लोगों की मिलावट हम सभी हैं, उन्हीं के संतान हैं। आगे पैराग्राफ में कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारी खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारी युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें, और फिर उनसे यह आशा रखूंगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दें जैसे बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, राय लाला लाजपत राय और स्वयं कविवर कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को दे रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप बाहर की चीजों को मत सीखिए, आप अंग्रेजी मत सीखिए, मैं ये भी नहीं कहता, आप सीखिए, लेकिन आप उसे जीवन में मत उतारिए। आप उसका प्रयोग उतना ही समय कीजिए जितना उसकी आवश्यकता है। आप कहीं पे काम करते हैं, आपको अंग्रेजी बोलना है, वहां पे उसका प्रयोग कीजिए। अब ये नहीं कि गांव में आए कोई भोजपुरी अंग्रेजी जानता नहीं, उसके सामने लगे अंग्रेजी झाड़ने। अरे भाई, सामने वाले को बुरा लगता है, आप अपने लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दो, सामने वाला आपको अच्छा मानेगा कि देखो इतना पढ़ लिख के भी इसको घमंड नहीं है। अगर कोई भोजपुरी वाला आदमी, आपके माँ बाप है भोजपुरी बोलते हैं, उनके सामने अंग्रेजी बोलेंगे, तो इसका अर्थ आप किसका परिचय दे रहे हैं, आप घमंडी हैं, कि आप अपने शिक्षा पर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। ये सही बात नहीं है। कहते हैं गांधी जी, आप सारी शिक्षा को सीखिए, सभी देशों की संस्कृति को जानिए, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़िए, अपनी भाषा को कभी मत छोड़िए। लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए। ये चाहते हैं कि कोई भी भारतवासी, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी अपने देश की जो मातृभाषा उसे कभी भूले नहीं, उसकी उपेक्षा करे। उपेक्षा मतलब उसका बेइज्जती करे, उस पर शर्मिंदा हो। आपको अपने भाषा पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। कहते हैं हमारा जो धर्म वो किसी कैद खाने में, किसी जेल में रहने वाला धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति वित्त स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल नहीं है, बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों ने गांधी जी की बातों को समझा होगा और प्रयास करेंगे उनकी बातों को मानने का। तो आज के लिए इतना ही, आपका ये गद्य खंड समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे और इस तरह ये समाप्त हो गया।